वह 30 वर्ष से अधिक का था, फिर भी उसने 1 दशक से मांस का त्याग कर रखा था। 10 वर्षों तक उसने केवल सब्जियां खाई, पशु मांस का एक भी कौर नहीं छुआ। जहां अन्य लोग एक ही वार में बांस को चीर सकते थे, उसे हमेशा 3 वार करने पड़ते थे। जब सार्वजनिक रूप से जानबूझकर उसे घायल किया गया तो उसने केवल अपना क्रोध निगल लिया, कभी पलटकर लड़ने की हिम्मत नहीं की। उसकी माँ उसकी रीढ़हीन कमजोरी देखकर उसे पीटती और डांटती थी, उम्मीद करती थी कि उसका लड़ने का जज्बा जाग उठे। फिर भी उसके प्रयास कभी फलदायी नहीं हुए। अप्रत्याशित रूप से यही साधारण विनम्र कागज मिल का मजदूर निहत्थे ही काउंटी के 10 सबसे वांछित अपराधियों में से एक डोंग को परास्त कर देता है। उस दिन से उसके गुर्गों सहित मजिस्ट्रेट और ग्रामीण उसे नायक के रूप में सम्मान देने लगे। लेकिन जासूस जियो को इस मामले पर संदेह था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि लू, एक देहाती किसान, साल भर मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने वाले डोंग को निहत्थे मार सकता है। इसलिए उसने हर जगह जांच की और घटनास्थल की पड़ताल की। उसने पाया कि लू इस क्षेत्र का मूल निवासी नहीं था और संभवतः अपनी पहचान छिपाकर रह रहा एक भगोड़ा था। इस संदेह को लेकर जियो लू की पत्नी यू से मिलने गया, लेकिन उस अजनबी की पूछताछ के सामने यू ने केवल यह धुंधला सा बताया कि दंपति की मुलाकात कैसे हुई। इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा। कोई उपयोगी जानकारी न मिलने पर जियो ने लू के घर में ही ठहरने का फैसला किया, उनकी मेहमान नवाजी पर लगातार आश्रित रहते हुए। उसके आश्चर्य के लिए उसने पाया कि लू वास्तव में वैसा ही जीवन जी रहा था जैसा ग्रामीण बताते थे। उसका आहार पूरी तरह शाकाहारी था, मांस का कोई नामो निशान नहीं। रात में जियो दंपति के बिस्तर के पास झुकर बैठता, लू की सांस लेने की लय का निरीक्षण करता। उसे वे किसी भी सामान्य व्यक्ति जैसी ही लगी। बाद में दिन में उसने काम करते समय लू की गतिविधियों को देखा, फिर भी कोई असामान्य संकेत नहीं मिला। फिर भी जितना अधिक लू सामान्य दिखाई देता, जियो का संदेह उतना ही गहरा होता गया। यह पुष्टि करने के लिए कि क्या लू असाधारण मार्शल आर्ट्स जानता है, जियो ने लू के बांस के डंडे उठाने में मदद की पेशकश की, लेकिन पर्दे के पीछे वह जानबूझकर बाएं दाएं झूलता रहा। मौका पाकर लू को ऊंचे पुल से धक्का दे दिया। उसका इरादा था कि लू को स्वाभाविक रूप से अपनी हल्केपन की कला का उपयोग कर खुद को बचाने के लिए मजबूर करे। गिरते समय लू एक छोटे पेड़ में अटक गया और उसकी शाखाएं और टहनियां एक खास तौर पर नहीं हिली। ये देखकर जियो अत्यंत प्रसन्न हुआ। इतनी ऊंचाई से एक वयस्क का भार यदि तेजी से सीधा गिरे तो पतली टहनियां सलामत नहीं रह सकती। यदि जियो का अनुमान सही था तो लू निस्संदेह हल्केपन की कला का उस्ताद था। अब परीक्षा को समझते हुए लू ने चुपके से पौधे पर उतरने के बाद अपनी आंतरिक शक्ति से शाखाओं को तोड़ दिया, फिर पानी में कूद गया। वह जानता था कि अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता और उसका इरादा था कि जियो पीछे हट जाए और उसके वर्तमान शांतिपूर्ण जीवन को परेशान करना बंद कर दे। इसके बजाय जियो अपने मित्र विद्वान अधिकारी वू के पास गया, उसे लू के गृहनगर की जांच सौंपते हुए। शाम तक जियो लू के घर में ही ठहरने पर अड्डा रहा। रात के भोजन के दौरान जानबूझकर टटोलते हुए पूछता रहा, लू 10 वर्षों से घर क्यों नहीं लौटा? पिता पुत्र के बीच कितना भी गहरा मतभेद क्यों न हो,